नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए 30 सीरीज जो चलाई जा रही है, जिसमें 30 वीडियो आने वाली है और 3 ट्रायल वीडियो, तो टोटल 33 वीडियो आने वाली है, जिसमें 3 ट्रायल के अलावा 14 क्लासेस भी हो चुकी है। तो आज ये 15वीं वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, इसका कारण आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ के ही आया था घर कि मैं गांव जा रहा हूं, और गांव जाने के बाद यहां पे जो है बहुत सारी व्यस्तता होती है, क्योंकि लोग लंबे समय के बाद जब गांव घर आता है तो काफ़ी सारे काम होते हैं। तो इसमें उलझ गया हूं। 29 तारीख के बाद से रोज़ाना बने रहेंगे, तो टाइम निकाल के एक कमरे में बंद होकर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। अगर टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, है ना, तो ये जो मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए कंटेंट को प्राप्त करना है। जो बच्चे एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि अभी आपने 2024 में 4 एसएससी की एग्ज़ाम हुई और इसमें आपने हमारे कंटेंट की पकड़ को समझ लिया होगा, तभी आप लें। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मेरे से कंटेंट लेके आप मुझ पे एहसान करेंगे। नहीं जी, ना तो आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं, ना मैं आप पे कर रहा हूँ। आप छोटा सा फी चुका रहे हैं, जिसके बदले में मैं आपको बेस्ट, है ना, एग्जाम में पकड़ बना के दूंगा। ठीक है भैया, तो आप इसमें ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए। अभी जो रनिंग कंटेंट है एसएससी के लिए 30 सीरीज जो आप वॉच कर रहे हैं, ये तो है ही। एक ई बुक है जिसका अभी आपने पिक देखा था, जो अभी स्लाइड कर दिया हमने, है ना। ये ई बुक जो है मेरा 100+ क्लास की जो है मटेरियल है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जो आपके काफ़ी काम के हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार एसएससी की भी कंटेंट अवेलेबल है, यूपीपी की भी कंटेंट अवेलेबल है, और रेलवे की भी कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है भैया, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको कवर करते हुए जाना है, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही नज़र आते हैं और आएगा। चलिए, पहला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की इतिहास की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में जो है स्थापित किए गए थे या शुरुआत किए गए थे। और इसके मॉडल भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हैराड डोमार मॉडल पे आधारित हुआ करता था पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इंडिया में कुल कितने पंचवर्षीय योजना बने? टोटल तो 12। क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरे कार्यकाल के लिए चला? तो नहीं चला, क्योंकि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ये 2012 से 2017 अवधि के लिए बनाई तो गई थी, परंतु जो योजना बनाने वाली जो बॉडी है, योजना आयोग, उन्हीं को जो है हटा दिया गया। कब? 2015 में। और इसके जगह पे कौन सा संस्था आ गया? नीति आयोग, जो वर्तमान में रनिंग है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हट के आते हैं, तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना से अपने आप में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आपसे सबसे पहले इसकी अवधि ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये जो है अगर आप गिनती में देखेंगे तो 4 वर्ष होगा। वैसे अगर आप शुरू से पकड़ेंगे तो 5 तो हो ही जाएगा। 1974 से 1978 अवधि के लिए बनाया गया था, तो ये भी डायरेक्ट इस भी पूछता है। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई साहब। 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इससे पहले हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती आई थी, तो ये भी अपने आप में है। इनके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन काफ़ी पॉपुलर है, और एसएससी के एग्जाम में आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस संविधान संशोधन से किसी न किसी रूप में हो सकता है, मौलिक कर्तव्य के रूप में हो सकता है कि कौन से शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, किसी न किसी रूप में आपसे पूछ लेता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो ये भी आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही गिरेगा। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ये सब बातें। तो इनका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना होती है। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जूट प्रौद्योगिकी मिशन, सभी की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना की जो ईस्वी है, अगर आप सीधे सीधे 5 वर्ष जोड़ते जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे मौका आया है कि बीच में गैप है। जैसे आप 1951 से 56 पहली कर लेंगे, तो 56, 6 5 11, 61 दूसरी कर लेंगे, 61 से 66 तीसरी कर तो लेंगे, लेकिन तीसरी के बाद जब चौथा करेंगे तो 66 में सीधे 5 नहीं ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1966 से 1969 तक जो है ना, 1 वर्ष वाली योजना चली थी, योजना अवकाश काल कहते हैं इसे। ठीक है, तो फिर 69 से 74 चलेंगे आप, चौथा वाला, है ना, और 74 से 78 अभी आपने देखा 5वां,
और छठा में फिर गैप है, क्योंकि बीच में रोलिंग प्लान की अवधारणा दे दिए थे जनता पार्टी की सरकार। तो छठा वाला जो आपका अवधि रहेगा 1980 से 85 रहेगा, सातवां वाला 85 से 90 रहेगा, है ना। और आठवां वाले में फिर 2 साल का गैप है 1991 और 92, ठीक है। तो 92 से 97 रहेगा आठवां, और फिर आगे आप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से मैंने पूरी 12 पंचवर्षीय योजना की जो है आपके ईस्वी याद करने का ट्रिक बताया कि कहाँ कहाँ गैप है। अच्छे से सुनिएगा, फ़ायदे में रहिएगा। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। ये डायरेक्ट ही पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ रहा, तो 1952 में हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये एक अलग है, 1978 में हुआ था, है ना। ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए 2 ईस्वी दिख रही है। इसके अलावा अगर आपसे कल हो के एग्जामिनर का आजकल कोई भरोसा नहीं, बहुत डीप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 1978 में ये स्टार्ट जरूर हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1982 में हुआ था। और ये नाबार्ड पे जो है कौन से समिति काम किए थे, हज़ारों बार बता चुके हैं, आपके एग्जाम में आता है। शिवरामन समिति की जो है अनुशंसा किए थे नाबार्ड के लिए, है ना। मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा समिति थे भाई, स्वर्ण सिंह समिति थे। गरीबी निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि समितियां भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। और सिडबी की समिति की बात करें तो इसके लिए भी समिति है, आबिद हुसैन समिति है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। बाद बाकी जो ग्राम पंचायत की समितियां हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, सादिक अली, ये सब जो है आपको ग्राम पंचायत पे काम किए थे। देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूर्ण डिटेल के लिए टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो देखें, या पीडीएफ जो टॉपिक वाइज आपको दिया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे। वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर का संबंध किस नृत्य से है। देखिए, इस फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मगनी चरण कुंवर है ये आपका कंधई नृत्य से संबंधित है। इसे काठी कुंडई नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, कंधई नृत्य को ही काठी कुंडई नृत्य भी कहा जाता है। ये ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में पाए जाते हैं। तो इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया है मगनी चरण कुंवर को। इसे VVI करके रखेंगे मेरे तरफ से जो बच्चे CGL का एग्जाम देने वाले हैं। वर्ष 2023 में डोवार सिंह कुंवर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य नाचा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अभी आपके लिए मगनी चरण कुंवर जो है सुरक्षित है एग्जाम के लिए। बैगा समुदाय के आदिवासी नृत्य के लिए अजय सिंह धुर्वे को 2022 में पद्मश्री दिया गया है। ये 2022 का मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इस बार SSC ने 2022-2023 के ही करंट अफेयर को उठाया। रनिंग 2024 में बिरले एक ही दिन उठाया था, वो भी T20 वर्ल्ड कप से, कि कहाँ है उनका वेन्यू। तो उसको भी मैं 2023 में ही लेके चलूँगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बड़े इवेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये आज बोले और कल हो जाएगा। इसके लिए एक लंबा प्लान करना होता है। तो वो भी क्वेश्चन 2023 में ही जाएगा। पंथी नृत्य के लिए 2021 में राधे श्याम बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये पंथी नृत्य कहाँ के होंगे, तो आप कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ के होंगे। मैंने आपको बता दिया है, पंथी सुआ गेंडी, है ना, कर्मा सैला, पंडवानी, राउत नाचा, ये सभी के सभी कहाँ चले जाओगे आप, छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाता है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के उर्मिला श्रीवास्तव, मिर्ज़ापुर की रहने वाली महिला सम्मानीय, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया कजरी लोक कला के लिए। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कजरी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ईजी भी है कि ये उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो उत्तराखंड आंसर हो सकता है आपका, किसका, कजरी का। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में एक चरकुला आपसे काफ़ी पूछा जाता है, चरकुला। लठमार होली भी पूछा जाता है, लठमार होली, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। चलिए, वर्ष 2024 में भागवत प्रधान को सबदा लोक नृत्य के लिए, एक सबदा लोक नृत्य है, वो सबदाह होता है भाई। सबदाह जब जीवन से मुक्ति होती है तो ये सब मतलब अलग होता है, इसका मतलब लाश होते हैं। ये सबदा है, ये सबदा ऐसे इस प्रकार से लिखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से है। ये सबदा लोक नृत्य जो है ये आपका पद्मश्री से सम्मानित हुआ है। इनका नाम है भागवत प्रधान। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, सबदा लोक नृत्य को। इसके अलावा
यहाँ पे एक बच्चे ने आज ही जो है पेपर कटिंग है, सर आज वीडियो बनाएगा तो मेरा नाम ले लीजिएगा। इनका नाम है भैया ज्ञानचंद चौहान, ये मऊ उत्तर प्रदेश से हैं और ये बच्चा बेलापुर सीबीडी जो आपके नई मुंबई में एक बिजनेस हब स्टेशन है वहाँ पे प्राइवेट नौकरी करते हैं और मेरे वीडियो के ज़रिए तैयारी भी करते हैं और इन्होंने बहुत कुछ लिखे थे जो मैंने यहाँ पे काट दिए हैं। तो भैया आप में इतने जज्बा है, हौसला है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा कि आप मजदूरी मेहनत करते हुए भी पढ़ाई को बनाए रखें हैं, बस रेगुलर बने रहें, है ना, ज़रूर सफलता मिलेगी मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलापुर सीबीडी में बताया था क्या है, कोंकण रेलवे की मुख्यालय है और कोंकण रेलवे की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि भाई शुरुआत कहेगा तो 1998 होगा, लेकिन स्थापना कहेगा तो 90 ही होगा। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्य में अपनी सेवा प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अगला है भैया, विभिन्न वर्षों में हुए आयोजित राष्ट्रीय खेल तथा उसके स्थान के साथ किसका मिलान गलत है आपको पहचानना है। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुआ था, 35वां राष्ट्रीय खेल क्या उत्तराखंड में हुआ था, 36वां क्या गुजरात में और 37वां क्या गोवा में। तो इन सभी को देखने से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है और जो गलत है वही मेरा आंसर है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां अपने आप में झारखंड में ज़रूर हुए थे जी, 2011 में ही हुए थे। फिर आप कहोगे कि भाई 34वां और 36वां में इतना गैप क्यों है, 2011 में ही हुआ था। 35वां 2015 में जो है केरला के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल के अंदर हुआ था 35वां राष्ट्रीय खेल। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के अंदर, ये आपका 2022 के अंदर हुआ था जिसमें 36 खेल शामिल थे और गुजरात के 6 शहरों में कराए गए थे और जहां पे आपका सावज को शुभंकर बनाया गया था और सर्विसेज टीम को भालिंद्र ट्रॉफी से नवाजा गया था, यानी विजेता रहे थे। 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में हुआ था, इसका शुभंकर का नाम मोगा था, है ना। यहाँ पे विजेता आपका महाराष्ट्र रहा था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 34वां, 35वां, 36वां, 37वां कहाँ पे हुआ है, तो ये चीज़ अलग अलग यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं इन सब चीज़ को स्किप करते हुए आगे बढ़ जा रहा हूँ। 36वां राष्ट्रीय खेल से आपको डाटा याद रखना है, तो इनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में कराया गया, जहाँ विजेता सर्विसेज टीम रहा था, उपविजेता महाराष्ट्र रहे थे तथा इस प्रतियोगिता में कितने खेल शामिल थे, 36 खेल शामिल थे। 36वां खेल भी 36वां क्रम भी था और 36 खेल भी था और ये गुजरात के कितने शहरों में हुए थे, तो 6 शहरों में कराए गए थे। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ये गोवा में 2023 में कराया गया। इनका जो शुभंकर था मोगा, ये मैं बता चुका हूँ। इस प्रतियोगिता में कुल 43 खेलों को शामिल किया गया था, है ना, गोवा वाले में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 के दिसंबर माह में होने की पूरी आसार है और कहाँ पे होंगे, तो ये उत्तराखंड में कराया जाएगा। भारतीय ओलंपिक की शुरुआत, अब देखिए ये जो राष्ट्रीय खेल है ना, इसका कई बार नाम परिवर्तन किया गया है, तो इसको थोड़ा सा परखेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एशियाई खेल को पहले क्या कहा जाता था, आज क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रमंडल खेल है उसे पहले क्या कहते थे, जो आपका आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसे पहले क्या कहा जाता था। इन सभी बातों को मैं अपने ई बुक में शामिल कर दिया हूँ और कई बार बताए भी हैं, अगर आपको याद हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, तो इसमें मैंने बहुत दिन बिताया है ना। इसके बाद जो है आपको भी थोड़ा दूरदर्शी बनना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है ना, तो उससे रिलेटेड आप बढ़िया से सोचिए, आपको भी आना लगेगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई, है ना, कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 अंत तक उत्तराखंड में बता दिए थे। भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत, अब देखिए ये ओलंपिक नहीं है और न तो ओलंपिक में शामिल होने की बात हो रही है भारत का, नहीं तो बहुत सारे बच्चे उन्हीं को भी लपेट देंगे कि भाई आप सर बताए थे कि 1900 में जो है भारत ओलंपिक में शामिल हुए। तो ये शामिल होने वाली बात एक अलग है जिसमें भारतीय का जो है शामिल हुए थे, भाग लिए थे, लेकिन यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं है। उस ओलंपिक को भूल जाएं जो मेन वाला ओलंपिक है। भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत इस नाम से हुआ था 1924 में, ठीक है। इसी खेल के बाद में नाम बदल दिया गया, राष्ट्रीय खेल कर दी गई। इस राष्ट्रीय खेल की शुरुआत सबसे पहले 1940 में मुंबई में किया गया था। बम्बई समझिएगा क्योंकि आज मुंबई हुआ है, पहले बम्बई था। आधुनिक स्वरूप में अगर इस खेल की बात करें तो 1985 दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस खेल की जो ओरिजिन है 1924 में भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से स्टार्ट हुआ था। 1940 में
मुंबई में कराए गए थे, लेकिन 1985 में दिल्ली में आधुनिक तर्ज पे कराए गए। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर देना है, किसी एक किसी भी को यहाँ से याद रख लेने से आपकी काम नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुहार या कावेरी पत्तनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था। अब राजवंश से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो इनका जो है जो आपका राजकीय चिन्ह होता है उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे चेर का, चोल का, है ना, मौर्य का, इन सब की जो राजकीय चिन्ह है ना, तो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे हम दूसरी बात कर लेते हैं। तो इस पे चोला का जो है अधिकार था, किस कौन से भैया, कावेरी पत्तनम या पुहार। पुहार नगरी को ही बाद में कावेरी पत्तनम का तो बंदरगाह था यहाँ पे, तो ये चोल से संबंधित है। देखिए चोल वंश के जो संस्थापक हैं इनका नाम था विजयालय। क्या नाम था, विजयालय, विद्यालय नहीं भाई, विजयालय, है ना। और जो चोल वंश थे ये फेमस थे सबसे ज़्यादा नौसैनिक पावर के लिए फेमस हुआ करता था चोल वंश, है ना। इनके द्वारा जो मंदिर निर्माण है सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजौर में है या तंजावुर में है, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज चोला ने करवाया था। कौन करवाया था भाई, राजराज चोला ने करवाया था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, राजराज के आगे प्रथम जरूर लगाएं, क्योंकि राजराज प्रथम राजराज सेकंड करके ऑप्शन देता है। तो राजराज प्रथम चोला ने करवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। ठीक है, अब देखिए कई सारे प्राचीन बंदरगाह हैं जहाँ पे अलग अलग राजवंश का अधिकार हुआ करता था, इनकी बात कर लेते हैं। एक कोरकई बंदरगाह है जो इस बार के सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था कि ये कोरकई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से एक बंदरगाह में आपसे पूछता है कि भाई मुंद्रा पोर्ट है ना, मुंद्रा पोर्ट जो आपका पोर्ट है तो ये कहाँ पे है, मुंद्रा, तो मुंद्रा गुजरात में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो कोरकई है ये तमिलनाडु में है, इस पे पांड्य साम्राज्य का अधिकार था, आधिपत्य था, है ना, पांड्य साम्राज्य का। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाहों में दो का नाम आता है, एक तो लोथल जो गुजरात इंडिया साइड से है, और एक सुरकोतदा जो आपके पाकिस्तान साइड से है। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल में बंदरगाह नगरी हुआ करता था। ठीक है, लोथल अपने आप में किस नदी के किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे। लेकिन पिछले समय में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि लोथल नगरी किस नदी के सहायक नदी के किनारे हैं। ऑप्शन में साबरमती था, साबरमती ही आपका आंसर होगा, क्योंकि भोगवा अपने आप में साबरमती की सहायक नदी हो जाती है। साबरमती से और कुछ याद आना हो तो दांडी मार्च को याद कर लेना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना। दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर करंट सेक्शन से साबरमती को रिलेट करेंगे तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मनाएं 2021 से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ था। मैं पुनः सिंधु घाटी सभ्यता और ये साबरमती से हटके यहाँ आ जाता हूँ। एक बंदरगाह ताम्रलिप्ति, है ना, ये कलिंग साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह था, जो बाद में गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चली जाती है, क्योंकि कलिंग पे अधिकार किनके हो जाते हैं, गुप्त, माफ़ कीजिएगा, अशोक ने कलिंग लड़ाई लड़ा था, मौर्य का हो जाएगा। ठीक है भाई। इनके अलावा अमर अरिका मेडु, ये पदुचेरी में स्थित है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये वाला जो जगह है अरिका मेडु, ये कहाँ पे है, पदुचेरी में है। यह भी एक प्राचीन कालीन बंदरगाह नगर था। तो ये बंदरगाह वाले जो फैक्ट हैं वो भी एनिशिएंट टाइम के, तो इनके बारे से एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा प्रसिद्ध मलिक परिवार का संबंध संगीत के किस घराने से है, तो जो मलिक परिवार का संबंध है ये दरभंगा घराने से है। आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे आदमी तो नहीं है कि ऐसा कहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ से प्राउड हूँ कि भाई ये जो है दरभंगा मेरा घर ही है। तो ये दरभंगा घराने से है आपका मलिक परिवार, है ना। दरभंगा घराना के अन्य प्रमुख कलाकारों में राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सियाराम तिवारी। इस बार शायद सीपीओ में ये नाम पूछा गया था, सियाराम तिवारी को। तो ये दरभंगा घराने से हो जाएंगे। बाद बाकी जो पॉपुलर घराने हैं जैसे ग्वालियर है, मेवाती घराना है, आगरा घराना है, बनारस घराना है, किराना घराना है। तो ये जो भी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस घराने हैं, तो इनके बारे में तो मैंने हज़ारों टाइम आपको बता रखा, करा रखा, पीडीएफ भी दे रखा है ना, ई बुक वगैरह इत्यादि में भी समावेशन कर रखा। लेकिन जो कम महत्व के हैं वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रही है, तो आपको मैं इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत उन सभी कम महत्व वाले जिनकी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है घराने में उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। मिश्रा परिवार का संबंध बेतिया घराने से है। प्रमुख कलाकार में एकमात्र सबसे फेमस कलाकार इंद्र किशोर मिश्रा को याद रखिएगा। जैसे सियाराम तिवारी पूछा गया है, इंद्र किशोर मिश्रा पूछेगा तो बेतिया घराने।
जयपुर के गुंदेचा भाई का संबंध डागरी घराना से है। ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी छप सकती है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। गुंदेचा भाई का संबंध किस घराने से है? तो डागरी घराने से है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। इसमें क्या होता है, वैसे जो ये घराना है डांगरी घराना, इसका क्या मतलब विशेषता है कि इसमें जो है इस्लाम धर्म के लोग जो है इससे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इसमें जो देवी देवता या फिर जो डैटी होते हैं जिनकी आराधना भक्ति की जाती है संगीत के माध्यम से, तो वो हिंदू देवी देवता होते हैं, खास करके कृष्ण जी होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किराना घराना के संस्थापक का श्रेय जो है, स्थापना का श्रेय करीम खान को दिया जाता है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में पंडित भीमसेन जोशी को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गंगूबाई हंगल भी इन्हीं घराने से ताल्लुकात रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी से जो है ना भारत रत्न भी पूछे जाते हैं, तो या तो ऑप्शन में 2008 होगा या 2009 होगा। पंडित भीमसेन जोशी में कई जगह मैंने इस बात को टटोला है, 2008 2009, कई बार 2008 आंसर है, कई बार 2009 आंसर है ना, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होते हैं। इनके अलावा आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान हैं। ऑप्शन में अगर हाजी सुजान खान नहीं रहे तो खुदा बख्श से काम चला लेंगे। किस घराने की बात हो रही है भाई? आगरा घराने की बात हो रही है। आगरा घराने के प्रमुख कलाकार तो मैं बताया हूँ, जो कम आप जानते होंगे उनका नाम है CR व्यास और विजय किचलू, है ना। तो ये आगरा घराने से आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे। किचलू से कुछ याद आना हो तो सैफुद्दीन किचलू को याद करना, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ बोलने के कारण गिरफ्तार हुए थे और कहीं ना कहीं इसी बात पे विचार विमर्श के लिए जालियांवाला बाग में जो है हम लोग एकत्रित हुए थे, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया था। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक छज्जू खान, नजीर खान। देखिए, एक हस्सू खान, हद्दू खान और आपका है ना, वो अलग घराने के संस्थापक हैं, तो नाम में थोड़ा सा वैरी है, तो अच्छे से याद रखिएगा, है ना। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन हैं। इस घराने में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ कर्नाटक संगीत का भी समावेशन देखने को मिलता है, तो इनकी एक अलग से विशेषता है। आने वाले समय में अगर टेढ़ा होकर क्वेश्चन पूछे कि संगीत के किस घराने में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत का जो है मिश्रण देखने को मिलता है, तो भिंडी बाजार घराने में इनके फाउंडर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत क्या होता है कई बार बता चुके हैं। जो साउथ के रीजन है वो कर्नाटक संगीत वहाँ जानते हैं हम, और इनके अलावा जो शेष भारत है वहाँ पे हम इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। इनके कई शैली होते हैं, जैसे ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, है ना, ये सब ठुमरी, ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है शैलियाँ हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। आधुनिक तर्ज पर ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस में हुआ था, पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से, है ना। इसके अलावा भारत ओलंपिक में भाग लेना 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक से भाग लिए थे। पिछला ओलंपिक 2021 में, हालांकि ये 2020 वाला ओलंपिक है, टोक्यो में हुआ था, और 2024 में जो ओलंपिक होना है ये पेरिस में होंगे। तो ये हाल फिलहाल के 2028 में आपका लॉस एंजिलस में होंगे, और 2032 में आपके ब्रिस्बेन में ओलंपिक होगी। ठीक है भाई। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति था इंटरनेशनल लेवल की, अब ये है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है किसके प्रयास से फाउंड किया गया था, तो दोराबजी टाटा के प्रयास से किए गए थे, और प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही रहा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। इस संस्था की प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा है, जो वर्तमान में भी है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा जो है BCCI की स्थापना 1928 में किया गया था। BCCI जो क्रिकेट को आपका रेगुलेट करता है, क्रिकेट संचालन करता है, घरेलू ट्रॉफियों को जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप सिंह ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, है ना। तो ये सब जो है, तो ये 1928 में जो है स्थापना हुआ था। इनके प्रथम अध्यक्ष थे R ग्रैंट गोवन। कौन थे भाई? R ग्रैंट गोवन। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। और इनके सचिव कौन है? जैसा SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया था। अब इनके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भाई आपका प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया के। ये है भाई सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में करी गई थी। और सैफ 2023 कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पे इंडिया तो विनर बन गए और जो आपका उप विजेता है वो ओमान बने थे, है ना। ओमान एक गल्फ कंट्री है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना।
इनके अलावा भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 में हुआ था, है ना। 2022 में शतरंज का जो 44वां ओलंपियाड था वो कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या कहोगे, चेन्नई के अंदर हुआ था 44वां वाला, ठीक है। और 2023 में जो शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे, अजरबैजान में हुआ था, जहाँ पे विजेता कौन रहा था, मैग्नस कार्लसन रहा था। किसे हरा के, आर प्राज्ञनंदा को हरा के। और जो मैग्नस कार्लसन है ये किस देश के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे भैया, ओस्लो के अंदर है। ओस्लो से कुछ याद करना है तो क्या याद करेंगे, जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, जो नोबेल में जो शांति के सेक्टर में प्राइज दी जाती है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान की जाती है। बाद बाकी जो भी नोबेल की पुरस्कार है अन्य 5 ये आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1934 में करा गया था। इनके अलावा फीफा की स्थापना जो है 1904 में किया गया था। मुख्यालय आपका ज्यूरिख के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। अब देखिए आईसीसी के नाम में भी कई बार वेरी हुआ, कई बार इसके मुख्यालय में भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो जो आईसीसी की स्थापना है 1909 में, 1909 से कुछ याद करना है तो मोर्ले मिंटो सुधार आप याद कर सकते हैं, जिसमें भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव की जो है आपका बात करी गई थी, है ना, सांप्रदायिक चुनाव, भेदभाव वाली चुनाव। इसके अलावा ये जो आपकी आईसीसी की स्थापना है ये 1909 में हुआ था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से सबसे पहले जब ये स्थापना हुआ तो इनका नाम क्या रहा, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद में 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, इंपीरियल को इंटरनेशनल से बदल दिया गया। फिर 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया, जो हम आज जानते हैं। तो इसका भी नाम 3 बार परिवर्तन हुआ है। ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिनका नाम कई बार परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं इंडिया के लिहाज से रेडियो की इतिहास बताएं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और उसी दिन इंडिया में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में रेडियो की शुरुआत पूछेगा तो 1923 में होता है ना। इसके अलावा इसमें जो है रेडियो की स्थापना निजी तत्व के द्वारा कब हुआ, तो 1927 में। फिर 1930 में इसी का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होता है। 1936 में इसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो होता है। और 1957 में इसी का नाम बदलकर आकाशवाणी होता है, जो आज भी है। तो ये भी नाम परिवर्तन वाले जो मैं एक मतलब नमूना दिखाया हूँ दूसरा कि किस प्रकार से कई चीज़ों का नाम बदला गया। इसके अलावा नवंबर 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, तो अभी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 2023 के अनुसार ये 34 हैं। कितने हैं, 34 हैं। भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक 23 रिफाइनरी है। ये पूछेगा 2022 तक ही पूछेगा। अब ये 2023 तक पूछेगा क्योंकि पिछले एग्जाम में 2022 के लिहाज से ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में हो गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ष 2023 में, ये तो क्वेश्चन का बेस ही है, वर्ष 2023 तक भारत में कुल कितने, है ना, कुल 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। पहले 22 थे, 2022 के अनुसार पूछेगा तो इसका आंसर 22 देना है। 23 के अनुसार पूछेगा तो इसका आंसर 23 देना है, ठीक है भाई। इसके अनुसार इसके अलावा वर्ष 2023 तक भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं और छोटे छोटे 200 से अधिक पोर्ट हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये वाली भी क्वेश्चन स्टाइल में काफ़ी आजकल एग्जाम में घूमते हैं कि अमुक चीज़ कितने हैं। मैंने रेलवे स्टेशन भी बता चुका है, और ये रेलवे स्टेशन की इंडिया में कितना है ये तो एग्जैक्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया था कि मोर देन 7500 के ऊपर जो ऑप्शन रहेगा, 8000 के पहले जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक करना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है अपना भारत में कराया जाएगा, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी जो है VVI क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि एक मेजर इवेंट का जो है यहाँ पे जो हो ये आपका की करवाया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। इनके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। एशियाई खेल 2026 ये जापान के अंदर होने वाली है। पिछला एशियाई खेल आपका चाइना के अंदर हुआ है, और एशियाई खेल की शुरुआत 1951 दिल्ली से हुआ था, और सेकेंड टाइम इंडिया में एशियाई खेल 1982 दिल्ली के अंदर ही हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 28 लॉस एंजलिस में होगी, और 32 वाला ब्रिस्बेन में होगी। इस कुकुर को क्या हो गया भाई, चुप करो यार। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2026
इटली में होगी, है ना। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगी। माफ़ कीजिएगा दोस्त, है ना, गांव में घर है तो थोड़ा बहुत, है ना। एक सेकेंड। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगी, तो आपका इटली के अंदर होगा। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना है। और T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो गए, जहाँ विजेता कौन रहे, तो भारत सेकेंड टाइम T20 वर्ल्ड कप का। और उप विजेता कौन रहे, साउथ अफ्रीका रहे थे। ICC अंडर 90 T20 वोमेन वर्ल्ड कप 2025, एक सेकेंड, हाँ सही है जी। ICC अंडर 90 T20 वोमेन वर्ल्ड कप 2025 जो इस फॉर्मेट की सेकेंड इवेंट होगी, तो ये मलेशिया और थाईलैंड में होगी। कहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है, ठीक है। और इस फॉर्मेट की जो पहला आपका T20 अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में ही पहली बार हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, जहां विजेता कौन रहे थे, तो इंडिया रहे थे। किसे हरा के, इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, शेफाली वर्मा की कप्तानी में पहली बार हमने ही जीता था। और इसके जो सेकेंड आपका एडिशन होगा, ये मलेशिया और थाईलैंड में 2025 के अंदर होगा, बिकॉज ये जो है ना बाइनियल है, 2 वर्षों में एक बार कराई जाती है, ठीक है। अगर बात करेंगे भाई वुमेन का जो है 50-50 ओवर वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो ये भी 2025 में जो है आपका प्रस्तावित है, जो कहाँ पे होगा, इंडिया के अंदर होगा, जो ये मेन फॉर्मेट वाली है, ठीक है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सैफ चैंपियनशिप 2023 अभी बताया था, बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ था, जहां विजेता भारत रहे थे और उप विजेता कौन रहे थे, ओमान रहे थे। और ये भारत का माफ़ कीजिएगा कुवैत रहा था। और ये भारत का 9वां जो है ट्रॉफी है इस फॉर्मेट में। दक्षिण एशियाई खेल की शुरुआत 1984 में नेपाल से हुई थी। यह 2 साल पे एक बार होने वाली गेम है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और इसे थोड़ा स्टार लिखेंगे, क्योंकि ये कहीं पे तो मिस हुआ है मेरे से, जहाँ पे 1984 की जगह 1964 छप गया है ना। तो इसे जो है आप सही कर लेंगे, 1984 में हुआ था ये। जनगणना 2011 के अनुसार अन्य समुदाय या धर्म मतों की लोगों की प्रतिशतता कितनी थी। ये जो सीट दिए हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन अनिवार्य कर दिया है एग्जामिनर ने, किसी न किसी रूप में पूछ लेता है, भाई इसके संख्या कितने थे, परसेंटेज कितने थे, है ना। इसके जो वृद्धि हुई वो परसेंटेज कितना था, सबसे कम किसकी तादाद है। तो ये कई फॉर्मेट में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और 2011 के जनगणना या फिर जनगणना के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो छूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको बहुत सारा जो है कंटेंट पढ़ा दिया है, दे दिया है, समझा दिया है। जनगणना 2011 में जो अन्य समुदाय या धर्मों को मानने वाले लोग थे, जो भाई काउंट में धर्म को मानते तो हैं, परंतु किस धर्म को ये मेजर नहीं है, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ये जो है मेजर कह सकते हैं आप। हालांकि हिंदू और इस्लाम ही मेजर इंडिया में धर्म है, बाद बाकी सब जो है छोटे छोटे कम तादाद में लोग मानते हैं, फिर भी इनकी काउंटिंग अच्छे से हो जाती है। बाद बाकी कुछ अन्य समुदाय या धर्म मतों को मानते हैं, या कुछ तो ऐसे हैं कि कोई भी धर्म नहीं बताते हैं। तो कई कैडर में जो है धर्म के रिलेशन में इंडिया में जनगणना कराई जाती है। ये नीचे वाली स्लाइड में जब मैं आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 0.7% होती है जो अन्य धर्म या मतों को मानते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल की भागीदारी और राष्ट्रीय महिला श्रम बल की भागीदारी, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो महिला में है 25.5% और पुरुष में है 53.36%, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पुरुष और महिला में आप साक्षरता को अपने हिसाब से रख लीजिए। तो साक्षरता कितना था पुरुष वाला, 82.14%, और महिला वाला साक्षरता कितना था, 65.46%। तो इसे भी ध्यान रख लेंगे, है ना। इसके अलावा लिंगानुपात 943 है 2011 के अनुसार, ये ध्यान रख लेंगे। शिशु लिंगानुपात हमने क्या बताया था, कितने हैं शिशु लिंगानुपात, तो 900 कितने थे, 927 से घट के 19 हो गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितने हैं, 121.9 करोड़। देखिए CHSL ने कि आंसर सीट से एक बच्चा, जो आंसर सीट अभी रिलीज किया SSC ने, वहाँ से एक बच्चा ने क्वेश्चन का क्रॉप करके जो है मेरे पास भेजा था। उसमें लिखा गया था कि 2001 जनगणना के अनुसार 2011 में, है ना, कुल जनसंख्या वृद्धि कितने हुए। ऑप्शन में 16.5 करोड़ दिया है ना, 18.5 करोड़ दिया है, इस प्रकार से 17.5 करोड़ दिया है। तो ऑप्शन SSC ने 16.5 करोड़ को माना है, जो हम मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 2001 की जनगणना में देखेंगे तो टोटल जो जनसंख्या थे ये 100 करोड़ और 29 लाख के समीप थे, और 2011 में जो टोटल जनगणना हुई 121 करोड़ के समीप हुई। तो मेरे ख्याल में 20.5 करोड़ तो कम से कम बढ़ना दिखाना चाहिए उनको। तो एक तो ऑप्शन नहीं है, और जो भी सबसे बिगेस्ट ऑप्शन है तो वो कम से कम टिक करता, तो चलो एक ये तर्क होता कि भाई सबसे बड़ा जो है वो चुन लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में तो वो क्वेश्चन का आंसर भी गलत है और ऑप्शन भी सही नहीं है।
हिंदू 1900 जो हिंदू है ये 96.63 करोड़ थे, जो 80% से थोड़ा कम था। और इसमें जब भी आपकी हिंदू की परसेंटेज के हिसाब से 2011 में जो है संख्या पूछते हैं ना, तो एक आपको जो है एकदम 80 देगा, एक आपका 79.9 देगा। इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं बहुत क्लोज वाला, तो आपको यहाँ पे देख के चलना है। 79.8% होती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मुस्लिम थे 17.25 करोड़ 14.2%, ईसाई थे 2.78 करोड़ 2.3%, सिख थे 2 करोड़ 1.7%, बौद्ध थे है ना 0.84 करोड़ 0.7%, जैन थे 0.4% और अन्य धर्म और मत को जो मानने वाले हैं ये 0.79 करोड़ थे, जो आपका 0.7% के करीब होता है, जो यही आपका क्वेश्चन का बेस बना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। और जिन्होंने धर्म नहीं बताया ये थे भैया 0.2%। तो कल हो के अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जनगणना 2011 में कितने ऐसे जनसंख्या हैं जिन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बताया, तो 0.2%, या फिर अगर संख्या में पूछता है तो 0.3 करोड़। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। आजकल जो है बाल के खाल निकाल के क्वेश्चन, बाद बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको रटा गया होगा। देखिए मैं इजी क्वेश्चन बताने के लिए हूँ भी नहीं, मैं इजी के माध्यम से ही आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, 2001-2011 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है ना। इसी अवधि में विभिन्न धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार थी: हिंदू 16.8%, मुस्लिम 24.6%, ईसाई 15.5%, सिख 8.4%, बौद्ध 6.1%, जैन 5.4%। तो ये जो है धार्मिक में कितनी वृद्धि हुए 2001 से 11 के अनुसार ये है। 2011 में कितनी क्वांटिटी या फिर पूरे समग्र जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आपने ऊपर वाले फैक्ट में देखे थे। चलते हैं आगे। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट जो काफ़ी फेमस हो है ना, कोई जो है मेजर क्लासेस वगैरह या कोर्स वगैरह जो है चलाते हो, यूनिवर्सिटी टाइप से हो है ना, दर्जा प्राप्त हो, तो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये मनाली में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तर काशी में है। उत्तर काशी कहाँ पे होंगे? आप लोग से डिमांड करता हूँ कि ये किस राज्य में है। उत्तर काशी उत्तर प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है कि और कहीं है? इसके अलावा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर तानसेन का मकबरा से याद आया होगा, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम से याद आया होगा ग्वालियर, है ना। इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है ना, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु कलपक्कम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, देखिए इन दोनों में काफ़ी वेरिएशन है। अगर बच्चे को 2-3 बार दिखा दे कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से सेट करें कि कैसे याद रखना है। तो जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये आपका तमिलनाडु में है। और जो आपका है ना खाली एटॉमिक इसमें कहीं नहीं दिखेगा, खाली रिसर्च तो दिखता है लेकिन एटॉमिक नहीं दिखता है। इंदिरा गांधी भले दिखता है, तो ये मुंबई के अंदर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर ये आपका मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कैडर में मैक्सिमम लोन की सीमा क्या है? तो ये 50,000 रुपया है। मुद्रा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, जैसा कि हर बार कहते आया हूँ, इस बार भी आपसे मुद्रा में आर का जो है फुल फॉर्म CHSL में भी पूछा था। तो मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है ना, इसमें 3 प्रकार की लोन प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मुद्रा बैंक की जो स्थापना है ये सिडबी के स्वामित्व में किया गया था। सिडबी जो है लघु बैंक जो है जिसके मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और जो मुद्रा बैंक है इसमें सिडबी की स्वामित्व होती है, ध्यान रखेंगे। शिशु में जो है 50,000 तक मैक्सिमम लोन मिलेगा, किशोर में 5 लाख रुपया तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा, और अगर इसमें न्यूनतम पूछता है तो फिर 50,000। ठीक है, इसके अलावा जो आपका तरुण है न्यूनतम 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। तो ये वो 3 कैडर है मुद्रा स्कीम के तहत जिसमें आपको लोन प्रदान करी जाती है। अब थोड़ी सी सिडबी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिडबी मैंने अभी बताया कि भाई सिडबी का स्वामित्व होता है मुद्रा बैंक में। तो सिडबी की जो स्थापना है ये 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे MSME मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय आदि के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये सिडबी छोटा ना समझो, ये छोटा भले नाम में है ना, लघु, लेकिन ये काम बड़े बड़े करते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना को नहीं भूलना है, इससे क्वेश्चन अभी बन गया था, आपको भी ध्यान रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम सालाना राशि जो आपको जमा करना है मिनिमम 250 रुपये आप हो गया है, और जो आप अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक एक साल में डिपॉजिट कर सकते हैं बालिकाओं के नाम से, ये डाकघर में जमा भी कर सकते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत ये 2015 में किया गया था। ये भारत के बता दिए थे और 3 प्रकार के लोन दिए गए हैं, ये एक जगह है और अलग अलग भी आपको ऊपर में दिखाया गया था। आरक्षित निधि अनुपात तथा मुद्रा आपूर्ति के बीच कैसा संबंध है? अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति चेन में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से जो है आपका पैमाना इस्तेमाल होता है, मैंने कई बार बताया है, M1, M2, M3 और M4। इसमें सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो किस प्रकार की मुद्रा की होगी? तो जो सबसे छोटा है वो सबसे ज़्यादा जो है मार्केट में M1 है, और सबसे कम कौन सा है? M4 है। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है M1 की उपलब्धता होती है और सबसे कम M4 की उपलब्धता होती है। SSC में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे नकारात्मक संबंध होता है आपका आरक्षित नीति अनुपात और मुद्रा आपूर्ति के बीच। ठीक है भाई, नकारात्मक। इनके अलावा ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। जैसे मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की डिमांड और मूल्य में कैसा संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रहा है मतलब उसकी प्राइस घट गई होगी, अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या होती है? घट जाती है। और मांग और पूर्ति का नियम किसने दिया था? मार्शल साहब ने दिया था। कौन दिया था? मार्शल। एक मार्शल गाड़ी भी होता है मेरे ख्याल में, और एक जो है मार्शल गाड़ी भी होता है, मैं पहले देखा था शायद, है ना। तो ये मार्शल दिए थे, अल्फ्रेड मार्शल। और एक मांग का नियम है जो अलग है, एडम स्मिथ ने दिए थे। दोनों ध्यान रखेंगे, एडम स्मिथ पहले दिए थे। एडम स्मिथ का एक किताब भी है, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्योंकि इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। पूरक वस्तुओं में से एक की प्राइस अगर बढ़ गई तो दूसरे की क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दूसरे की जो है डिमांड घट जाता है। ये पूरक वस्तुएं कैसा आप समझने के लिए, मान लीजिए ये आपका है ना, ये आपका क्या है? तो ये स्कूटर है ना, ये स्कूटर है। मेरी चित्रकारी थोड़ा बहुत ही आप समझ सकते हैं। तो ये स्कूटर है और ये आपका पेट्रोल है ना। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल की भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो स्कूटर का डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के बिना स्कूटर जो है कोई काम के नहीं। हालांकि कोई बच्चे ये सोचेंगे कि आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, तो इतना ना सोचे भाई, यहाँ तक सोचिए आपको ये समझने के लिए कि पूरक वस्तु क्या होती है और एक का जब प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे का डिमांड कैसे घटेगा। अर्थव्यवस्था में गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है, अर्थात ये मांग के नियम के विपरीत कार्य करते हैं। मांग के नियम में क्या होता है? मैंने अभी बताया कि डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस घटता है। लेकिन जो गिफन वस्तु होते हैं उनके डिमांड तब बढ़ते हैं जब इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी ठीक विपरीत हो जाता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि दर का सीधा संबंध होता है ना। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेंगे मुद्रास्फीति बढ़ने की आसार उतनी ही ज़्यादा है। अरे भैया, पैसा जेबवा में ज़्यादा रहेगा तब तो आप महंगा सामान भी खरीद लोगे ना। तो सिंपल सी देहाती भाषा है समझने के लिए कि जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा रहेगा, कैश रहेगा, मुद्रास्फीति बढ़ने की उतनी ही आसार है। क्योंकि मुद्रास्फीति कहते ही है महंगाई को कि भाई कोई भी चीज़ की दाम जो है पैसा की तुलना में बढ़ गया। जैसे आम अभी 50 रुपये किलो है ना। अगर आम की संख्या मार्केट में कम हो जाए और लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि आम की भाव 150 रुपये किलो भी हो जाए और लोग लेंगे। ठीक है, तो मुद्रास्फीति एक वक्र है भैया, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति बनी हुई है तो बेरोजगारी कम रहती है, और अगर मुद्रास्फीति नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है ना, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो यानी फिलिप्स वक्र के द्वारा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को जो है दर्शाया जाता है या संबंध दर्शाया जाता है। संसद के सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84 में है। राज्य विधानमंडल में सदस्यता के लिए जो योग्यता का निर्धारण है कि भाई आप राज्य विधानमंडल में कैसे बनेंगे मेंबर, तो आपको 173 के अनुसार योग्यता निर्धारित करी गई है और केंद्र में 84 के तहत करी गई है। केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति 76 के अनुसार किया जाता है। ये महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण भी करते हैं। लेकिन महान्यायवादी में एक ड्रॉबैक है कि भाई संसद के कार्यवाही में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन अपना मत नहीं डालते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं ये कौन से आर्टिकल जो है इनको छूट देते हैं या फिर अधिकार देते हैं? तो आर्टिकल 88। तो 76 के अनुसार
मतलब नियुक्ति, और जो बैठते हैं संसद के कार्यवाही में वो 88। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है राजू में, अरे भाई राजू नहीं, राज्य में महाधिवक्ता महान्यायवादी के जैसा ही होता है, राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी, लेकिन इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं क्योंकि राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो इनकी 165 के अनुसार नियुक्ति हो जाती है, साथ ही साथ 177 के अनुसार जो है कार्यवाही में भाग लेते हैं राज्य के विधानमंडलों में। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगा, है ना। कहाँ जिम्मेवार होता है? लोकसभा के प्रति। धन विधेयक कहाँ पेश करते हैं? लोकसभा में। इसके अलावा कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये कौन जस्टिफाई करेगा? तो आपका स्पीकर करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार समय से पूर्व लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इसके अलावा संघ में मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? जो 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं केंद्र के अंदर, संघ के अंदर, तो उसमें जो है एक लिमिट है कि भाई लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से अधिक किसी भी सूरत में नहीं होगी। तो ये ध्यान आप रख लेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है, जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन की एक स्लाइड में देखा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सभा के प्रति जिम्मेवार है? तो लोकसभा के प्रति। तो ये बात कहाँ पे दर्शाई गई है? तो अनुच्छेद 75 में। क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एसएससी जीडी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई लोकसभा जो है भारतीय संसद के निम्न सदन है, इस बात की पुष्टि किस अनुच्छेद में है? बहुत सारे बच्चे आर्टिकल 81 लगा दिए, जो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 79 में ही इस प्रकार की बात कही गई है कि भाई लोकसभा जो है ये भारतीय संसद के निम्न सदन होते हैं, और 81 जो है ये लोकसभा के बारे में उपबंध है, न कि ये बात को दर्शाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा राज्य में मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या, जो राज्य के अंदर आपका मंत्रिपरिषद होता है तो उसमें जो अधिकतम संख्या है उसमें भी सेम लिमिट है कि जो उस राज्य में आपका विधानसभा होगा उसके अंदर जो सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक नहीं होंगे। देखिए, पहले वाले संघ के केस में प्रधानमंत्री इंक्लूड थे, राज्य के केस में मुख्यमंत्री इंक्लूड है उन मंत्री परिषद में। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किसी भी कीमत पे जो किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद होते हैं उसमें कम से कम 12 सदस्य जरूर होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 60 होते हैं, है ना, विधानसभा में। और जो विधान परिषद होते हैं वहाँ पे न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 40 होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राज्य के विधानसभा में मैक्स सदस्य कितने होंगे? 500 हो सकते हैं। और विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? तो विधानसभा का, है ना, 1/3 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है भैया, ध्यान आएगा सब कुछ। चलिए, इसके अलावा अनुच्छेद 79 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है, अभी बता दिया। अनुसूची 4 के अनुसार राज्यों के जो परिषद होते हैं, राज्यों में जो आपका विधानमंडल है, तो वहाँ पे जो सीटों का आवंटन होता है ये अनुसूची 4 में दर्शाया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि की जो वेतन भत्ते का चर्च है, इस संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, इस प्रकार से है ना। तो ये आपका ऑटोबायोग्राफी का नाम है, इनका जो लेखक हैं खुशवंत सिंह साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब कुछ राइटर जिनके किताब आप यहाँ पे टॉपिक वाइज के कटिंग से देख रहे हैं, झुम्पा लाहिड़ी, द नेम से काफ़ी पूछे जाते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टेड अर्थ, हेल हेवन, अनुरुति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द चेक बुक, आज़ादी, ये सब अरुंधति राय की किताब है। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। एम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, द गोल्डन ईयर्स, द गर्ल ऑन द ट्रेन, है ना। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, है ना। शशि थरूर की किताब इस बार एसएससी क्यों नहीं पूछा पता नहीं, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। बाद बाकी जो भी राइटर्स हैं उनको मैं एक जगह दे दिया हूँ कि कौन कौन से राइटर्स ने कौन कौन से किताब लिखा, तो जनरली यहाँ से आपको पकड़ में आ जाती है। ठीक है। द अनटचेबल, मुल्कराज आनंद की किताब काफ़ी पूछे जाते हैं। द इरा ऑफ डार्कनेस, ये आपका शशि थरूर की काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खतरनाक रसायन, तंबाकू प्रोडक्ट तथा रेलवे, इन तीनों में से किस उद्योग के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर डी लाइसेंस वाला जो है कैडर उसमें आते हैं? तो रेलवे आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे कोई निजी जो है इंडिया में
जो है नहीं चला सकता। हाँ, कुछ बातें ज़रूर होते हैं कि कंटेनर निजी हो सकते हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी वगैरह हैं वो कंटेनर खुद का ले लेते हैं, लेकिन पाथ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो रेलवे के लिए ये पूर्णतः केंद्र सरकार का स्वामित्व है, तो इन सभी ऑप्शन में रेलवे आंसर हो जाएगा। रेलवे परिवहन और परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, इसके लाइसेंस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम कब बने थे, तो 1951 में, इससे लाइसेंस वगैरह जारी होती है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब बनी थी, 1959 में। और परतंत्र भारत में भी शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में लीटन के समय, जिस समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आया था। ठीक है भाई, तो ये तीनों ईस्वियाँ डायरेक्ट पूछता है। भारतीय आयुध अधिनियम कब बना था, तो 1959 बताएंगे। अगर आपका आज़ादी से पहले का यानी अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के कार्यकाल से संबंधित ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1878 में आपका जो है ना शस्त्र अधिनियम होगा। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष की जो भी इक्विपमेंट है, रक्षा उपकरण जो भी है, विस्फोटक, गन पाउडर भी विस्फोटक में आ जाएगा, औद्योगिक विस्फोटक भी आ जाएंगे, TNG वगैरह, मादक पदार्थ जो भी होते हैं, तंबाकू, दवाइयाँ, इस सब के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य है उद्योग के लिए। रेलवे तथा परमाणु कार्यक्रम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिजर्व है, अर्थात इसके लिए जो है लाइसेंस जारी नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना, इसकी जो है अवधि के बारे में अभी 2023 में चर्च में आया था, तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 2025-2026 तक के लिए चलेगा अब ये योजना। इनके अलावा पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है, तो पेरियार नदी निकलती है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसी पे आपका इदुक्की परियोजना स्थित है, तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछता है इदुक्की परियोजना किस नदी पे है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है तथा यह पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी कहेगा तो आपका गोदावरी आंसर करना है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सभी के सभी जो आपने 3 नदियाँ देखा, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसका जो ओरिजिनेट होने का जो स्थान है वो अलग अलग है। हालांकि ये सभी के सभी पश्चिमी घाट रीजन में ही आते हैं। ठीक है, इनके अलावा पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अगर कल हो के आपसे पूछता है तो 600 मीटर बताना है। पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री रेंज कहते हैं, यह इंडिया का हॉट स्पॉट है। इनके अलावा पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है तथा चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। पूर्वी घाट की लंबाई 1330 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा 1130 या 1131 किलोमीटर, जो भी आपके इसके आसपास के ऑप्शन हो, ये पूर्वी घाट की लंबाई में आंसर कर देना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा मैंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हाईएस्ट पीक बता दिया है। जो पश्चिमी घाट का हाईएस्ट पीक है ये कार्डेमम हिल है या इलायची पहाड़ी है जो केरल के अंदर है, और जो पूर्वी घाट के हाईएस्ट पीक है ये जिंदगढ़ा है जो अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी में पूर्ण स्वर वाले कुल कितने तार होते हैं। देखिए सारंगी में बहुत सारे तार होते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण स्वर वाले तार नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपसे बनता है कि भाई सारंगी में पूर्ण स्वर वाले, पूर्ण स्वर मतलब कम से कम 5 स्वर होना चाहिए, तो ऐसे कितने तार होते हैं, तो ऐसे 4 तार होते हैं। पास्ट में SSC ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। सारंगी के प्रमुख कलाकार में आएंगे सुकूर खान, सबरी खान, ध्रुव घोष, गोपाल मिश्रा, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, राम नारायण मिश्रा, अरुण घोष, अरुण काले, अरुण नारायण, है ना। तो ये जो है 2 बार लिखा गया, तो ये जो है सभी जो है आपके सारंगी के कलाकार हो जाएंगे। कमाईचा सारंगी के जैसा ही एक वाद्य यंत्र होता है, खास करके राजस्थान में जो है पॉपुलर है, तो इसमें 12 तार पाए जाते हैं कमाईचा में। इसके प्रमुख कलाकार में शकर खान मंगनियार का नाम आता है, जरूर ध्यान रखेंगे। सितार प्रमुख वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि मैंने बताया है कि घन वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है और आपका तत्वाद्य यंत्र होता है। तो जो तत्वाद्य यंत्र होता है वो तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करता है। जो आपका घन वाद्य यंत्र है वो ठोक के बजाया जाता है, और जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो हवा के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे हारमोनियम वगैरह हो गया, है ना, सहनाई हो गया, तुरही हो गया, बीन हो गया, बांसुरी हो गया।
इसके अलावा जो आपका सितार के कलाकार हैं ये पंडित रविशंकर हैं, अनुष्का शंकर हैं, अरविंद पारेख इत्यादि हैं। शहनाई में का कुल कितने अंगुल छिद्र होते हैं? 7 अंगुल छिद्र होते हैं, इसे ना याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान साहब को 2001 में भारत रत्न मिला था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, इन्हें तो ध्यान रखना ही है। साथ ही अगर शहनाई के अन्य प्रमुख कलाकार में दयाशंकर साहब को और पंडित अनंत लाल को, इन दोनों को जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा रावण हत्था भी एक आपका वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में पॉपुलर है, इसमें 9 तार होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट की वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि भाई कंटेंट का सागर बह रहा है इस समय, खास करके जब से यूट्यूब और इंटरनेट की फैसिलिटी है, ठीक है, तो इस सागर में जो है एक छोटा सा तालाब जैसा मेरा कंटेंट है जो आपको अच्छा से अच्छा करा के देगा एग्जाम के अंदर। और अब तो कई बार आपने परख भी लिया होगा, मैं भी 2-2.5 साल से बिल्कुल बना हुआ यूट्यूब पे, करीब 8-9 सीरीज हमने चलाए अलग अलग एग्जाम्स के ऊपर, और अच्छा खासा सफलता और अच्छा खासा सिलेक्शन भी है, जिन सब का मेरे पास रिकॉर्ड भी है ना। अभी 130 हुए हैं, 131वां की तलाश है। आप में से कोई जल्दी ही अपना नंबर लगाएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके रात की 11 बजे से पहले, सवेरे 6 बजे से आप ले सकते हैं कंटेंट वगैरह। जय हिंद।